नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सिस्टम में बैठे कुछ लोगों को अब तक ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे 2014 के बाद केवल सत्ता नहीं बदली, संस्कार भी बदल गए, व्यवहार भी बदल गए, विचार भी बदल गए और लोगों के सोचने के तरीके भी बदल गए। 2014 में केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, उस पूरे विचार का परिवर्तन हुआ था जो इतने सालों तक देश पर थोपा गया था। और अब सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जो कि 2014 के बाद नहीं आए बल्कि 2014 से पहले ही उसी सिस्टम का हिस्सा थे, वो अभी भी अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे और वो अभी भी उसी तरीके की बातें करते हैं कि उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा अचानक से हो क्या गया है। और ऐसे ही वो इन विपक्षी पार्टियों के लिए टूल का काम करते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इनके पास सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन अधिकार और मर्यादा, लक्ष्मण रेखा सबके लिए तय है। अगर सरकार के लिए यह तय किया गया है कि आप जुडिशियरी के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से तो यह कहा गया था कि एक पैनल बनाइए, कॉलेजियम सिस्टम जो है उस कॉलेजियम में सिर्फ जज ही न रहें बल्कि जजों के अलावा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या कानून मंत्री ही रहें या फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाए जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर मिलजुल कर ये तय करें कि आगे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में किन लोगों का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रमोटेड नहीं हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे बल्कि वो डायरेक्ट वकील से जज बने हैं, वकालत करते रहे, 7 साल से ज्यादा तक वकालत की। उनका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं इसी जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। किसी के पिताजी जज रहे, किसी के पिताजी एडवोकेट जनरल रहे, अटॉर्नी जनरल रहे और उनके घर में से कोई ना कोई पहले ही बड़े वकील रहे। तो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर, उनके मीटिंग सेटिंग को देखकर उसके बाद यह तय किया जाता है कि इनमें से जो रिकमेंडेशन करने वाले नाम हैं वो होने चाहिए जो फिर इस आधार को बनाए रखें। मतलब जो हम आधार बना रहे हैं कि कम से कम पारिवारिक पृष्ठभूमि तो वैसी होनी चाहिए ताकि आगे भी हमारी पीढ़ियों को, आगे के लोगों को, हमारे बच्चों को जजशिप मिलने में दिक्कत ना हो। हम उसी सिस्टम को बरकरार रखे हुए हैं और इसी पर आजकल हंगामा चल रहा है, क्योंकि सिस्टम तो उन्हीं लोगों के हाथों में है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो दूसरे फैसले देते हैं वो तो अपनी जगह पर है, फैसले और टिप्पणियों में अंतर है। जो फैसले में होते हैं वही टिप्पणियों में हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जजों की टिप्पणियां जिस तरीके की होती है उसे आजकल टूल की तरह उपयोग किया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता इसे हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं और साथ ही फैसलों का भी उपयोग उसी तरह से किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेता ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले लिए, उस फैसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि देखो सरकार हमारे साथ गलत करती है, हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो बेकसूर हैं, हमें जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यही बात इन दिनों कई मामलों में दिखाई पड़ा है। अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जमानत देने वाले 2 जज यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां थे। जस्टिस सूर्यकांत एक मामले में जस्टिस भुइयां से अलग राय रख रहे थे, मतलब अगर गिरफ्तारी को चैलेंज किया जा रहा है तो उस पर लंबी चौड़ी दोनों के बीच बहस हुई। ये बहस इस बात के लिए हो रही थी कि ये लीगल है अरेस्ट या इलीगल है, और इस पर लंबी चौड़ी बहस होने का नतीजा ही था कि 5 दिन तक फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन 5 दिन में ये लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। लेकिन आगे
ये 3-4 दिन और समय ले लिए उस कंक्लूजन पर पहुंचने में, लेकिन जस्टिस भुइयां किसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत को भी मना लिए एक मामले में कि बेल तो मिलनी ही चाहिए। दोनों एक पक्ष में आ गए, लेकिन ये एक पक्ष में आने के बाद भी कुछ जो टिप्पणियां की है, उन टिप्पणियों के आधार पर आज विपक्षी पार्टी के नेता हथियार बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, इसका मतलब है कि सरकार गलत कर रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, जैसे ये हथियार की तरह उपयोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, दोनों जज ने जमानत पर सहमति बनाई, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, लेकिन फिर भी ये आम आदमी पार्टी के नेता बाहर निकलकर क्या कह रहे हैं? अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि जस्टिस भुइयां ने एक बात कह दी कि सीबीआई को पिंजरे के तोते वाली उस मानसिकता से, उस विचार से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया में खबरें छपने लगी, 11 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन वो बात और इस बात में अंतर है। वो जहां पर छिपाने की बात थी, मतलब सरकारी मशीनरी का उपयोग कैसे अपने नेताओं को बचाने के लिए किया जा रहा है, इस बात पर सवाल उठा था। एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे और उन घोटालों में वही सरकार शामिल थी जो सीबीआई को निर्देश दे रही थी, ईडी को निर्देश दे रही थी, यानी कि मंत्री उन्हीं के, सिस्टम उन्हीं का, और उसी सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट को एक टिप्पणी करनी पड़ी थी। आज की स्थिति देखिए, आज सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। अगर सीबीआई और ईडी का कानून से इतर थोड़ा बहुत दुरुपयोग, जो कहा जा सकता है कि दुरुपयोग हो, तो क्या भ्रष्टाचारियों को अंदर नहीं किया जा सकता? क्या इन दोनों जजों को इस बात के लिए नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल तो घोटालेबाज है, इसके खिलाफ सबूत है? अगर ऐसा नहीं लगता तो इतने रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप कहते हैं कि कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिसके कारण हम बेल देने को मजबूर हो गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने सीबीआई पर सवाल किस आधार पर उठाया कि आप सरकार के लिए टूल का काम कर रहे हो, उनके निर्देश पर काम कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको बेल देना था। लेकिन बेल पर सुनवाई के साथ आप उनके सबूतों को देखकर कम से कम एक बार तो कह सकते थे कि नहीं नहीं, सबूत तो है, लेकिन फिर भी अभी ट्रायल का इंतजार करते करते समय लगेगा, तो इस बीच केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन आपने टिप्पणी क्या कर दी कि आप केंद्र सरकार के निर्देश पर इन लोगों को परेशान कर रहे हो, इनको गिरफ्तार करके रखे हुए हो। ये जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 2010 में कहा जाता है सबसे यंगेस्ट एडवोकेट जनरल थे। एडवोकेट जनरल कौन बनाया था? ये हरियाणा की सरकार ने बनाया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वहीं से ये कांग्रेस के सिस्टम के आगे बढ़ाते हुए चले हैं। और जस्टिस भुइयां ये भी असम से आते हैं, ये भी एडवोकेट जनरल बने थे, और इनको असम की कांग्रेस की सरकार ने ही एडवोकेट जनरल बनाया था, और उसके बाद जज बने, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे कांग्रेस के सिस्टम के ही साथ आगे बढ़े हैं, और अभी भी जिनकी नियुक्तियां हो रही है, ये देखिए परिवारवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे हावी है। जितने बड़े बड़े ये जो जज कहे जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पिछली बार जमानत दी थी, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो जस्टिस रिटायर्ड देवराज खन्ना के बेटे हैं। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस दीपांकर दत्त, उनके पिता कौन? सलील कुमार दत्त, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ये एक दो नहीं, जस्टिस पंकज मित्तल के पिता भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस नागरत्ना, उनके पिता वेंकट रमैया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एक दो नाम नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी चीफ जस्टिस ही थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जब चीफ जस्टिस ही उसी परिवार से आते हैं, दूसरे जजों की बात तो छोड़ दीजिए, कई और ऐसे जज हैं जिनकी पृष्ठभूमि अगर देखेंगे पता चलेगा इनके पिता एडवोकेट जनरल, इनके पिता अटॉर्नी जनरल, इनके पिता कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जज, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं।
आप सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए कम से कम ऐसे काम मत कीजिए जिससे कि आपके ऊपर सवाल उठते उठते एक्शन तक आ जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है। पिछले दिनों जो पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक मुद्दा उठाया था कि जज साहब फैसले देते हैं और उन फैसलों को टिप्पणियों के साथ जोड़कर देखते हैं। जो टिप्पणियां होती है अदालत के अंदर, जो टिप्पणी की जाती है, वो टिप्पणी फैसलों में शामिल नहीं होती है। तो इनको यह समझना चाहिए, लक्ष्मण रेखा इनके लिए भी है कि वैसी बातें क्यों करते हैं जिनको फैसले में शामिल नहीं किया जा सकता। केवल सरकार को खिलाफ इन लोगों को एक हथियार देने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। पीएम मोदी ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण विपक्ष को उसको हथियार बनाने का एक साधन मिल जाता है और उसके आधार पर सरकार के ऊपर हमला किया जाता है। ऐसा ही हो रहा है। पिछले दिनों जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन लोगों का फैसला आया था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधे तौर पर कहा था कि देखिए ये फैसला जो आया है ये टेक्निकल रीजन पर इस फैसले को आगे बढ़ाया गया, इसमें कानूनी तरीके क्या थे इस पर सवाल तो उठ रहे हैं। और जब केजरीवाल को बेल दिया गया था तो भी अमित शाह ने कहा था कि ये बेल जो है ये कानून के आधार पर नहीं बल्कि चेहरा देखकर दिया गया है और सवाल उठा रहे हैं लोग इसके ऊपर। और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये अमित शाह का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था और उस समय यही जज साहब जो थे इन लोगों ने ही कहा था कि नहीं नहीं हमें तो क्रिटिसाइज सहने की आदत हो गई है, हम इन आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, मजबूरी थी, सकारात्मक लेना पड़ेगा। आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे? अगर आपकी विचारधारा यही है, विदेशों से ली गई कुछ कोट, आप सीजर की ही बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, अमेरिकन की बात करेंगे, आप शेक्सपियर के उदाहरण देंगे। आपने कभी यह नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में भी विष्णुगुप्त चाणक्य जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके कोट भी हिंदुस्तान की अदालतों में लिए जा सकते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जो आज तक लोग छोटे छोटे कोट बनाकर चाणक्य नीति के तौर पर पढ़ते पढ़ाते और बताते हैं। आप विष्णु शर्मा का उदाहरण ले सकते हैं जिन्होंने पंचतंत्र जैसे महान किताब लिखी, आज तक के सबसे बड़े सोशल थिंकर माने जाते हैं और पंचतंत्र में ऐसी कई बातें हैं जिसको कोट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ रोम की बातें करेंगे, आप यूरोपियन थिंकर की बातें करेंगे, वहीं से उदाहरण लेंगे, हिंदुस्तान पर थोपेंगे। ऐसी परंपरा चल रही है। यहां के जो जज हैं उनको भी विदेशों से आयातित करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है कुछ उदाहरण देने के लिए। हिंदुस्तान में इनको नहीं मिलता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने चाणक्य की बात कर दी थी, हंगामा हो गया कि आप हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। चाणक्य की बात हो, हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन थिंकर की बात हो तो क्या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है? हिंदुस्तान की विरासत को खत्म करने में इनकी भी बड़ी भूमिका है। इसलिए अब लक्ष्मण रेखा तय किया जाएगा, इसकी चर्चा चल रही है। होना चाहिए कि आप भी अपनी टिप्पणियों में ऐसी बातें न करें जिसको विपक्ष हथियार के तरह यूज कर सके, और आज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये देखकर हैरान नहीं होंगे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से पहले इतनी शर्तें रखी और उसके बाद भी केजरीवाल बाहर निकला और यहां जश्न ऐसा कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है जमानत के बाद तमाशा नहीं होना चाहिए। ये जमानत है, ये बेल है, ये आरोप मुक्ति नहीं है। ये लोग तमाशा इसी आधार पर करता है कि ये आरोप से मुक्त हो गए, ये तो सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग गई कि अब इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, कोई आरोप नहीं है, अब पूरी तरीके से आजाद हो गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सुओ मोटो नहीं ले सकते? पिछली बार जब एक छोटा सा नेता महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर गया और वहां जश्न मनाने लगा तो यही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा बेल कैंसिल कर देंगे। लेकिन आज केजरीवाल ये नौटंकी तमाशा में लगा हुआ है, घूम घूम कर परोस रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें आरोप मुक्त कर दिया जमानत पे। तो क्या सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? क्या अखबारों में तस्वीरें नहीं छप रही? क्या टीवी पर दिखाए नहीं जा रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप्पी साधे हुए है। जज साहब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करें, इसलिए ये टूल बनने की कोशिश करने वाले
जजों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको भी मर्यादा सिखाया जाना चाहिए, इनको भी लक्ष्मण रेखा इनके लिए भी तय होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कानून के दायरे में क्या किया जा सकता है, वरना फिर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जब टकराव सामने आएगा तो उसके बाद संसद से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।